सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जहां पर हम चलेंगे फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर। 11th स्टैंडर्ड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 3 मोशन, बट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वैसे मोशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमने 9th स्टैंडर्ड में ले लिया था। 9th स्टैंडर्ड में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकता, काफ़ी कुछ पढ़ा था, बट अब बारी आई है काफ़ी डिटेल में समझने की। ठीक है, जितना आपने पढ़ा था दैट वाज नॉट इनफ। आप जितना अब पढ़ोगे दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ, और जितना आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे दैट विल ऑल्सो नॉट बी इनफ। कुछ भी इनफ नहीं होगा। ठीक है, ये भूख खत्म नहीं होगी। फिजिक्स चीज़ ही ऐसी है, अगर मन लगा लो, समझ में आने लग गया तो इंटरेस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, और अंदर भूख बढ़ती जाएगी। कुछ नया जानोगे तो और जानने का मन करेगा। आज भी साइंटिस्ट इतने सारे रिसर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमने तरक्की नहीं की, कितना सक्सेस पा लिया है। आज भी हम चाहें सब चीज़ें रोक दें तो इतने से भी हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाएगी, राइट। लेकिन साइंटिस्टों को चैन ही नहीं है, वो लगे हुए कुछ नया करते रहते हैं। धरती पर करते करते अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, वहाँ स्पेस में जाकर कई दूसरी गैलेक्सीज के बारे में हम लगे हुए पता करने के लिए। क्यों? क्योंकि चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी फैसिनेटिंग है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। और जिस दिन से तुमको भी फिजिक्स समझ में आने लग जाएगा, तुम भी खुद को रोक नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरी चीज कि ये जो भी चैप्टर है, ये और इसके बाद का ये पार्ट है काइनेमेटिक्स का। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक फिजिक्स की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। वैसे देखा जाए तो फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं बिना उसके पीछे की वजह जाने। ठीक है, हम यहां पर ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, बस हम उससे मतलब रखेंगे। ठीक है, वो मोशन कर रहा है, उसका स्पीड कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, स्पीड में चेंज आया तो कितना चेंज आया, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, वो वजह हम यहां डिस्कस नहीं करने वाले। जब हम वजह भी डिस्कस करते हैं इसके साथ साथ, तो वो आ जाता है डायनामिक्स में। ठीक है, जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, इन सब में हम चीजें डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। बेसिकली 4th चैप्टर। ठीक है, तो जब आप वजह की बात करते हो तो दैट इज डायनामिक्स। जब आप वजह जाने बिना सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हो दैट इज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का ही ये चैप्टर है। और स्ट्रेट लाइन अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पर घूमेगा, इधर उधर नाचता हुआ नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह के मोशन को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को अगर सिंपली मैं कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ेंगे हम? रेक्टिलिनियर मोशन। जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है उसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो, ये मोशन को मैंने ऐसा गोल बना रखा हुआ है। क्यों बना रखा है? सारा का सारा फंडा ही इसी का है। और ये मोशन से ना अब एकदम मतलब क्या बोलूं, कर लो दोस्ती कर लो, ये बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, पीछा नहीं छूटने वाला, ना यहां ना 12th में। ठीक है, काम लगेगा ही लगेगा। तो इस टर्म को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये चैप्टर देखा जाए तो काफी इजी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इजी हैं, समझ में बड़ी जल्दी आएगा। लेकिन क्या है ना, इसकी जो बेसिक्स हैं, जो इसकी बारीकियां हैं, ठीक है, माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और वो चीज भी आपको ध्यान से समझनी है। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो ये चैप्टर तो चल जाएगा, काम निकल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खास प्रॉब्लम आएगी लेकिन उतनी खास नहीं आएगी। लेकिन आने वाले चैप्टर्स आपको फिर रुला देंगे। ठीक है, तो जो भी माइन्यूट डिटेल्स बताऊंगा उन सब डिटेल्स को ध्यान से समझना है और दिमाग में बिठा के रखना है। नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाओ। तो सबसे पहली बात करें मोशन की, तो व्हाट इज मोशन? मोशन देखा जाए तो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म है मतलब इसे आप एब्सोल्युटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली डिस्क्राइब करना मतलब, फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑब्जेक्ट के मास की बात करूं, ये जैसे मेरा एक मार्कर है, इसका कुछ मास है, ये मास हर जगह सेम रहने वाला है। मैं इसको यहां रखूं, मैं इसको जुपिटर पर ले जाऊं, मैं इसको प्लूटो पर ले जाऊं, मैं कहीं पर भी ले जाऊं, इसका मास उतना ही रहने वाला है, राइट। तो ये एक एब्सोल्यूट चीज हो गई। हालांकि आप पढ़ोगे बाद में कि मास भी एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, मास भी चेंज हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, हम मॉडर्न फिजिक्स में अभी नहीं गए हैं। तो उस हिसाब से इसका मास जो है एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट है मतलब इसकी एक फिक्स वैल्यू है, ये अलग अलग सिचुएशन में चेंज नहीं हो सकती। लेकिन मोशन एक ऐसी चीज है जो एब्सोल्यूट नहीं है। मोशन क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करती है। मतलब आपको अलग अलग बिहेव करती हुई दिखेगी। ठीक है, नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया, समझाता हूं। देखो, इसको ऐसे समझेंगे
कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ठीक है, और बगल वाले प्लेटफॉर्म पर दूसरी ट्रेन खड़ी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन चालू होती है, ठीक है, आपकी ट्रेन चलने लगती है, ठीक है, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी ट्रेन चल रही है, आपको लगता है कि वो वाली ट्रेन चल रही है ना। या उल्टा हो जाता है, कई बार होता है कि वो वाली ट्रेन चलती है और आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है जबकि आपकी रुकी हुई थी, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है ना, उल्टा कभी दिमाग में घुस जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो तब होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, सेम डायरेक्शन जा रहे होंगे तो नहीं कंफ्यूजन होगा। अच्छा, होगा क्या, देखो आप इस ट्रेन में थे, ये ट्रेन इस तरफ जा रही थी और ये दूसरी वाली ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है। आप जब यहां इस खिड़की में बैठे हुए थे, ठीक है, आपने जब खुद के रेस्पेक्ट में, आपने खुद को फिक्स माना हुआ है, आप अपने रेस्पेक्ट में सामने वाली ट्रेन को देख रहे हो, ठीक है, आप अपने रेस्पेक्ट में सामने वाली ट्रेन को देख रहे हो। तो अगर वो ट्रेन सच में चल रही थी, ठीक है, अगर वो ट्रेन चल रही थी तो वो ट्रेन आपको अपने आप चलती हुई दिखेगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपकी ट्रेन चलने लगी, ये रुकी हुई थी, आपकी ट्रेन चलने लगी, ठीक है, आपकी ट्रेन चल रही है, तो आपने खुद को ही फिक्स पॉइंट माना हुआ है और आपकी ट्रेन चल रही है। तो आपको कभी थोड़ी ना पता, जब ट्रेन स्पीड में आती है ऐसा कुछ आवाज होता है तो आपको पता चलता है, हल्की से धीरे से निकलती है तो इतना पता नहीं चलता है। तो आप अपने रेस्पेक्ट में उस पोजीशन को देख रहे हो, सामने वाले ट्रेन को देख रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली में तो आप इस तरफ जा रहे थे, लेकिन आपके रेस्पेक्ट में वो ट्रेन देखा जाए तो पीछे की तरफ जा रही है ना, तो वो आपको मोशन करती हुई लगती है, हालांकि वो नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग, आपकी ट्रेन चलने लगी तो आपको प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोग पीछे जाते हुए दिखेंगे, है ना, पीछे जाते हुए दिखेंगे। तो आप अगर खुद को देखो और खुद के रेस्पेक्ट में इनको ऑब्जर्व करो तो वो लोग जा रहे हैं, आप तो यहीं के यहीं हो, वो लोग जा रहे हैं, है ना, आपकी ट्रेन नहीं जा रही है ना, वो लोग जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो लोग मोशन कर रहे हैं, पर उन लोग अगर आपको देखें, वो लोग अगर आपको देखें तो आपकी ट्रेन जा रही है, आप जा रहे हो, आप मोशन कर रहे हो। तो लोगों के लिए अलग अलग मतलब हो जाता है मोशन का, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो लोग इस तरफ मोशन कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आप इस तरफ मोशन कर रहे हो। तो अगर आप अपने हिसाब से समझो तो वो लोग मोशन कर रहे हैं, उनके हिसाब समझा जाए तो ये मोशन आता है। देखो अलग अलग सिचुएशन से, ट्रेन से देखा जाए तो मोशन कोई और कर रहा है, और स्टेशन से देखा जाए, प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो मोशन कोई और कर रहा है। तो मोशन चेंज हो गया ना, समझ में आ रहा है? अलग अलग लोगों के लिए मोशन अलग अलग हो गया, समझ में आ रहा है? तो वही मैं कह रहा हूं कि वो रिलेटिव टर्म है, ठीक है, कि अलग अलग सिचुएशन में इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये रिलेट करना वाले, मतलब रिलेट करने वाली चीज है। अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हो तो अपने आप में एक मोशन को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर आपको मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में आप मोशन को डिस्क्राइब कर सको। जैसे कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन चल रहा है ना, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चलने लगी, नीचे लोग थे, अगर कभी ऐसा हुआ धीरे से ट्रेन चली और आपको कंफ्यूजन हुआ कि यार कौन चल रहा है, मैं चल रहा हूं, मतलब मेरी ट्रेन चल रही है कि लोग चलने लगे हैं एक तरफ, तो क्या करोगे आप? कोई दूसरी चीज चुन लोगे, ठीक है। मान लो प्लेटफॉर्म पर एक खंबा होगा, आप उसको चुन लोगे, ठीक है, लाइट का कोई खंबा होगा आप उसको देख लोगे, या कोई बेंच लगी होगी आप उसको देख लोगे। अब आपने बेंच देखी और उधर एक आदमी को देखा, तो बेंच और आदमी के बीच में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन बेंच के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो गई है। आप पहले बेंच के पीछे थे, फिर आप बेंच के आगे चले गए और बेंच और आदमी के बीच में कोई चेंज नहीं आया, तो आपको क्लिक होगा कि मैं मोशन कर रहा हूं। क्यों? इस बार आपने क्या किया? आपने बेंच को फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो जैसे ही आप पॉइंट्स को चेंज करते हो कि जहां से ऑब्जर्वेशन लिया जाए, वो पॉइंट अगर चेंज कर दिया जाए तो मोशन अलग अलग बिहेव करता है, ठीक है। हम भाई नॉर्मली ऐसा होता है ना, बचपन से यही पढ़ते थे छोटी छोटी क्लासेस में, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना। सन ऐसा उगता है, ऐसे ऊपर से जाता है और उस तरफ डूब जाता है। हमको तो यही फील होता है ना, पर हमको पढ़ाया गया फिजिक्स में, ठीक है, कि नहीं भाई वैसा नहीं है, सन ऐसे उठ के पीछे नहीं जाता है, वो तो हम घूमते हैं, है ना। तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है मोशन का, ठीक है। तो मोशन रिलेटिव है, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अलग अलग उसका बिहेवियर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि एक रिलेटिव टर्म है। मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वैसे मोशन का डेफिनेशन लिखा जाए तो होता क्या है मोशन? मोशन सिंपली है व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to another object, ठीक है, another object और सराउंडिंग, ऐसा भी कह सकते हैं हम। It is said to be in motion, said to be in motion या said to have done motion,
अगर किसी ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के या फिर अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर ली, अरे मान लो आपकी एक कार है, ठीक है, एकदम वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर में देखा था मैंने ऐसा वाला कार, बड़ी लंबी लंबी कार आती थी, और ये हमारी 8 पहिए वाली कार है, ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, इतना पहिया कहाँ होता भाई, ट्रक थोड़ी चला रहे हैं। ओके, ये कार है हमारी और यहाँ पर हमारा एक पेड़ है, ठीक है। आपकी जो कार है वो पेड़ से पहले इस तरफ थी और थोड़ी देर के बाद वो पेड़ के इस तरफ पहुंच गई, है ना। तो आपने पेड़ को एक फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कार का, ठीक है। तो कार पहले यहां थी फिर यहां पहुंच गई, तो आपने समझ लिया कि कार मोशन कर रही है ना। पेड़ के पास कोई लड़का खड़ा है नीचे, वो कार को देख रहा है तो कार उसके लिए मोशन कर रही है ना। और अगर आप कार को ही फिक्स मान लो, कार के अंदर आप बैठे हो, आपने अपने आप को ही फिक्स पॉइंट समझ लिया, तो आपके बगल में स्टीयरिंग है, इस बगल में सीट है, पीछे सीट है, ये सब तो कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, ये तो आपको सब एक जगह के एक जगह ही लगेंगे, है ना। उल्टा आपको नीचे वाले पेड़ और नीचे वाले जो लोग हैं वो मोशन करते हुए दिखेंगे, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने इस पेड़ को फिक्स पॉइंट लिया तो इसके रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज हुई तो आपकी कार मोशन करती हुई दिखेगी, ठीक है। और अगर आपने खुद को फिक्स पॉइंट ले लिया तो आपके रेस्पेक्ट में ये बच्चा और पेड़ पहले आपके आगे थे और थोड़े बाद ये लोग पीछे चले गए तो ये लोग आपको मोशन करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ भी हो, दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि कार ही सही है, नहीं 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 नहीं। आप अगर कहीं अब ऐसा बोलोगे अरे एक्चुअली में तो कार ही मूव कर रही है ना, है ना, यही कहोगे ना कि एक्चुअली में तो कार मूव कर रही है, ये तो धोखा है कि पेड़ पीछे जा रहा है या बच्चा पीछे जा रहा है ना। कार वाले को जो लग रहा है वो धोखा है, वो मतलब झूठ है, ऐसा नहीं है, वो भी सही समझ रहा है, वो भी सही है, ठीक है, वो गलत नहीं है, झूठ नहीं है। तो ऐसा कहना कि ट्रेन चल रही थी और प्लेटफॉर्म पर लोग खड़े थे, ठीक है, तो आपको लोग भले पीछे जाते हुए दिख रहे थे, ठीक है, आप कहोगे नहीं नहीं वो तो ऐसे ही लगता है, इल्यूजन है ना, एक्चुअली में तो हमारी ट्रेन मूव कर रही है। पर नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, वो लोग भी मोशन कर रहे हैं, ठीक है, बस पॉइंट चेंज किया मतलब चेंज हो गया मोशन का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सही और ये गलत, दोनों सही है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या बताना पड़ता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज करता है किसी के रेस्पेक्ट में तो वो मोशन कर रहा है। तो ये मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ती है जिसे हम रेफरेंस कहते हैं, जो हमने 9th में पढ़ा हुआ था। लेकिन अब हम वैसा नहीं पढ़ेंगे, अब हम उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं, हम थोड़ी बड़ी लेवल की चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब अ मोशन वी नीड ए रेफरेंस फ्रेम। क्या है ये रेफरेंस फ्रेम? ये रेफरेंस फ्रेम क्या है? ये बहुत ही बड़ी चीज है। क्या है बताता हूं, देखो। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करना है तो आपको एक फिक्स पॉइंट की जरूरत है, राइट। तो वो फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, राइट। और मैं यहां पर अभी बात कर रहा हूं रेफरेंस फ्रेम की। तो ये रेफरेंस फ्रेम है क्या कि रेफरेंस फ्रेम बेसिकली देखा जाए तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है 3 एक्सिस का, ठीक है, हमारे 3 एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई और ये जेड, ठीक है, ये हमारा प्लस इसके साथ एक चीज और क्लॉक, ठीक है, ये दो चीजें मिलाई जाएं तो ये कहलाता है रेफरेंस फ्रेम। ये पूरा हिस्सा हमारा कहलाता है रेफरेंस फ्रेम। क्या है ये रेफरेंस फ्रेम? हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, और साथ साथ एक क्लॉक। क्लॉक क्यों जरूरी है और एक्स वाई जेड एक्सिस क्यों जरूरी है? एक्स वाई जेड एक्सिस मतलब ये कार्टेशियन सिस्टम जो है हमारा, इससे हम पोजीशन की स्टडी करेंगे। पोजीशन की स्टडी करेंगे मतलब मान लो ये मेरा ये वाला ओरिजिन होता है ना, अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में मेरा पार्टिकल पहले यहां पर था। अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, चलो यहां की बात कर लेते हैं। 1, अच्छा इसको 1 लिखो, ये 2 3 4 5। तो आपका ऑब्जेक्ट पहले 2 पर था, यहां पर था, ठीक है, ये चलो एक आदमी बना लेते हैं अपन, ये बंदा 2 पर था, ठीक है, फिर 2 पर था तो आप देखोगे कि 2 पर है, फिर आप कल भी देख रहे हो 2 पर ही है, परसों भी देख रहे हो 2 पर ही है ना। तो आपको पता है कि भाई ये कहीं जा ही नहीं रहा है, ये यहीं का यहीं है, तो ये कोई मोशन नहीं कर रहा है ना। 2 पर, 2 का 2 पर ही है। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में आपने देखा 2? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में ये 2 मीटर की दूरी पर है मान लो, ठीक है। कल आकर देखा तो भी ये यहीं का यहीं है, तो इसके रेस्पेक्ट में 2 मीटर की दूरी पर ही है ना। आप नॉर्मली आपके घर की आसपास के जो घर हैं आप उनको देखते हो, आज आपको वहीं पर दिखते हैं, कल भी वो आपको यहीं पर दिखेंगे, परसों भी आपको यहीं पर दिखेंगे, तो आपको पता है कि ये रेस्ट पर है ना, ये मोशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कल सुबह उठे और पड़ोसी का घर उधर चला गया, आपके घर से थोड़ा दूर चला गया, तो आपको लगे अरे यार हाँ पड़ोसी का घर मूव कर गया,
अब कोई जरूरी कि पड़ोसी का घर मूव किया होगा, हो सकता है कि आपका घर मूव करके इधर आया हो, आपको पता चलेगा कि किसका घर मूव हुआ है? नहीं पता चलेगा ना, कंफ्यूजन हो सकती है। वहां पर अपने को टाइम जरूरत पड़ जाती है। देखो टाइम क्या होता है, अपन टाइम के साथ नोटिस करते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन का चेंज। अभी आप देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट ये वाला बंदा 2 मीटर पर था, मैंने देखा 10 मिनट के बाद वो बंदा यहां पहुंच गया, ठीक है, 10 मिनट के बाद वो यहां पहुंच गया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जितना टाइम आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, उस टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, मतलब उस टाइम में उतने टाइम ड्यूरेशन में आपने देखा कि ये 2 से 4 पर पहुंच गया, तो इस बंदे ने मोशन किया, ये आपने माना, ठीक है। और पोजीशन के लिए क्या यूज किया आपने? ये सिस्टम यूज किया, ठीक है, XYZ एक्सिस का, यानी कार्टेशियन सिस्टम यूज किया आपने, कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज किया आपने, क्लियर है। कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज किया आपने किस लिए? पोजीशन की स्टडी करने के लिए, और साथ साथ आपको टाइम की स्टडी करनी है कि कितने टाइम में मोशन हुआ है उसका, या कितने टाइम में उसका कितना पोजीशन चेंज आया है ना। आपके लिए स्पीड वगैरह, वेलोसिटी वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अभी हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो वो कितने रेट से मोशन कर रहा है, मतलब कितनी जल्दी मोशन कर रहा है, कितना धीरे मोशन कर रहा है, ये जानने के लिए हमको टाइम भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो टाइम के लिए हमको क्या चाहिए? क्लॉक चाहिए। तो ये दोनों मिलाकर, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्लॉक दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? हमारा रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस क्लॉक, ये कहलाता है हमारा क्या? रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। और एक एक का क्या क्या अपना इंपॉर्टेंस है, क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा, तो रेफरेंस फ्रेम बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी मोशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। अगर आप मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हो, मोशन को स्टडी करना चाहते हो, तो आपको ये चीज चाहिए, रेफरेंस फ्रेम चाहिए, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और क्लॉक का कॉम्बिनेशन है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमारे 3 एक्सिस है। हमारा जो चैप्टर है अभी फिलहाल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो इस केस में आप खाली एक एक्सिस लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। या तो एक्स ले लो, या तो वाई ले लो, या तो जेड ले लो, कोई भी एक लेके भी अपना काम चल सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्सिस 3 एक्सिस की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस तो चाहिए ना, एक भी तो चाहिए, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हुआ, तो ये भी आपका रेफरेंस फ्रेम कहलाएगा। दूसरी चीज कि आप हर बार जरूरी नहीं है कि मोशन को इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही स्टडी करोगे, ठीक है। मतलब आप जीरो को ही, ये ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट लोगे कि यहां से पहले इसका 2 मीटर दूरी था, अब यहां से इसका 4 मीटर दूरी हो गया तो मोशन हुआ, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन को ही लोगे, और भी किसी चीज को ले सकते हो, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को भी रेफरेंस ले सकते हो कि पहले यहां पर था तो अब ये यहां पर पहुंच गया, तो कितना मीटर का मोशन हुआ इसका? 2 मीटर का मोशन हुआ, इसके रेस्पेक्ट में 2 मीटर गया ना ये, है ना। तो ऐसे भी आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट तरीका है कि हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में स्टडी करें, कैलकुलेशंस आसान हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती है ना, तो वहां पर हम मतलब चीजों को सिंपल करने के लिए ओरिजिन अपने हिसाब से सेट कर देते हैं कि ये रहा ओरिजिन, मैं यहां से स्टडी कर रहा हूं। वाकई में ऐसी कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसी कोई चीज थोड़ी ना होती है, ये तो हमने बनाया हुआ स्टडी करने के लिए, तो हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आगे आने वाली चीजों में आप समझ जाओगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो, अभी इसका टेंशन मत लो। तो फिलहाल जितना मैंने समझाया उतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब मैं बात करूं कि रेफरेंस फ्रेम जो है ना, ये भी बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम भी 2 तरह के होते हैं। रेफरेंस फ्रेम 2 तरह के, कौन कौन से 2 तरह के? इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। अब देखा जाए तो यहां पर मेरे को ये समझाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको इस चैप्टर में इसका कोई खास यूज नहीं पड़ने वाला है, ये आने वाले चैप्टर्स में आपको काम लगेगा। फिर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि देखो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉलो होता है, और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको हम, शायद 4th चैप्टर में आएगा, लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज आने वाली है, और इससे रिलेटेड हम काफी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, तो वहां इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। नॉर्मली फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम क्या होता है आपने अभी देख लिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्लॉक। क्यों कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से हम पोजीशंस डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्ट की, प्लस टाइम जरूरी हो जाता है जानना कि कितने टाइम में ये पोजीशन चेंज हुआ है। अगर आपकी पूरी जिंदगी, ठीक है, आप जिए और मर गए, एक घर था आपके सामने, वो घर वहीं का वहीं रहा, ठीक है। अरे घर छोड़ो, एक फॉर एग्जाम्पल मान लें कि एक जानवर था कोई, ठीक है, उसको एक पेड़ से बांध कर रखा गया, ठीक है, उस पेड़ से वो फिक्स रहा, वहीं पर रहा, वो कहीं नहीं गया, मतलब मोशन नहीं कर रहा है आपके लिए, आपकी जिंदगी भर वहीं का वहीं रह गया, आप मर गए। फिर उसके बाद क्या, उसके मालिक का दिमाग वो हुआ कि चलो यार इसको खोल देते हैं, खोल दिया, जाने दिया, तो वो जानवर कहीं और चला गया, ठीक है। पर आप अपनी जिंदगी भर देख पाए उसे कि वो मोशन कर पाया? नहीं कर पाया, लेकिन बाद में उसने मोशन किया। तो यार देखो, मोशन ऐसा पॉसिबल है
कि आप एक लिमिटेड टाइम में उसे ऑब्जर्व ना कर पाओ, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ना ऑब्जर्व कर। कई बार क्या होता है कि देखो आप अगर मून को देखोगे, अगर आप मून को देखोगे रात को, तो अगर आप लगभग 1 घंटे तक मून को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मोशन कर रहा है, कभी लगता है कि मोशन कर रहा है। लेकिन अगर 3-4 घंटे बाद देखोगे तो आपका मून का पोजीशन चेंज हो चुका होगा, है ना, तो आपको लगता है कि मोशन कर रहा है। तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, ठीक है। प्लस आपको जैसे बताई दिया मैंने कि स्पीड, वेलोसिटी वगैरह तो है ही, आगे जानना ही हमको उसके बारे में। ओके, तो फिलहाल ये इतना हो गया। अच्छा, अब अपन एक सिंपल सा टर्म डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, आप जो भी मोशन स्टडी करने वाले हो थ्रू आउट, इसी चैप्टर में नहीं, आने वाले चैप्टर्स में भी, वहां पर आप ना ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट की तरह कंसिडर करोगे। अच्छा, क्या ये मतलब हुआ? देखो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि ये मेरा रास्ता, ठीक है, मान लो 10 मीटर का रास्ता है मेरा, कितना, 10 मीटर, बस 10 मीटर का, और मेरी एक कार, ठीक है, एक मेरी कार है। ये कार यहां से यहां पहुंची, ठीक है, तो इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपको कैसे पता चलेगा? कहां से डिस्टेंस मेजर करोगे? आगे वाले हिस्से से मेजर करोगे, आगे वाले हिस्से से मेजरमेंट लोगे या पीछे वाले हिस्से से मेजरमेंट लोगे? होगा ना कंफ्यूजन। अरे मतलब यहां से डिस्टेंस आगे कितना गया वो चेक करने वाले हो, या यहां पर थी, यहां से उसका डिस्टेंस कितना चेंज हुआ वो मेजर करोगे? प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो हम इस पूरे कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। ये कार तो फिर भी काफी छोटी है, आप पूरे एक ट्रेन को भी एक पॉइंट सोर्स समझ सकते हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर जो भी मोशन की स्टडी कर रहे हैं, हम पार्टिकल्स के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, हम जो लॉज लगा रहे हैं पार्टिकल्स के फॉर्म में लगा रहे हैं। तो हम हर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझेंगे, ठीक है। पर हर ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे समझ सकते हो? जो मैंने ये एग्जांपल दिया, 10 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर की लंबी कार अगर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उस केस में आपका कार एक पॉइंट सोर्स नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर करोगे आप? जब ऑब्जेक्ट के साइज में, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में जो उसका पाथ ट्रैवल किया है उसने, वो पाथ काफी बड़ा है, ठीक है। क्या है? व्हेन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, is very small compared to dimensions of its path, ठीक है, then the object can be considered as a point। इस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर जा रही है, तो ट्रेन के साइज के कंपैरिजन में वो जो डिस्टेंस है काफी ज्यादा है, तो उस केस में आप इस ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ सकते हो कि एक पॉइंट मूव कर रहा है, ट्रेन की जगह आप एक पॉइंट समझ लो कि पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, और उसी हिसाब से मोशन को स्टडी करना है, ठीक है। इंजन पहुंचेगा कि लास्ट वाला डिब्बा पहुंचेगा तब डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, ये सब टेंशन नहीं लेना है, उसको एक पॉइंट ही समझ लेना है। क्लियर है? फाइन। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं अपन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जैसे मैंने बताया। तो डिस्टेंस क्या है बच्चा? ये सब चीज़ें भी पढ़ी हुई हैं यार, वैसे कुछ नया नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। एक्चुअली में आपने कितना पाथ ट्रेवल किया वो लेंथ ही कहलाता है डिस्टेंस, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट लिख रहा हूं, यूनिट तो बहुत सारी होंगी, ऐसा यूनिट है क्या उसका? मीटर, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट मीटर है और डायमेंशन एल है, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई डिस्टेंस की। अच्छा, ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी लिख लेते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा, अच्छा हाँ, डिस्टेंस के बारे में और भी कुछ कुछ चीज़ें लिख देते हैं, रुक जाओ। ये एक पॉइंट लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया, एक पॉइंट ये लिख दिया। इट कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं होता,
जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर है, वैसे ही समझ में आ जाता है। और स्केलर है तो एक और चीज लिख सकते हो आप, अगर बढ़ा चढ़ा के लिख जाते हो तो डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी स्केलर लिख दिया है, ठीक है। स्केलर वेक्टर भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर जो क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट है, तो वो स्केलर कहलाता है। तो हमारा डिस्टेंस है वो स्केलर है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट की। तो ये देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंज आया वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, सेकंड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स यूनिट इज सेम एज डिस्टेंस, डिस्टेंस वाली ही यूनिट है इसकी भी, यानी कि मीटर, ऐसा यूनिट मीटर होगा, और जो दूसरे सिस्टम में जो जो यूनिट्स होगी लेंथ इसकी, डिस्टेंस की, वही वही यूनिट इसकी भी होगी, ठीक है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो। अच्छा, ये कैसे? तो बताता हूं, देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। अब ए से बी तक जाने के लिए कई रास्ते हैं, आप ऐसे होके ऐसे जा सकते हो, मतलब सी के थ्रू जा सकते हो, या आप यहां से डी जाओ, ठीक है, और डी से वापस बी आओ, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी पाथ पॉसिबल है और ये भी पाथ पॉसिबल है, ठीक है। तो आप भले किसी भी पाथ से गए, ठीक है, खाली ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर है? आप कोई भी पाथ फॉलो करो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? पक्का? फिर इट कैन बी पॉजिटिव, चलो यार लिख ही दो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस का आपने पढ़ा कि सिर्फ पॉजिटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेक्टर है ना ये, तो वेक्टर है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अपन को यहां नेगेटिव भी लेना पड़ेगा, ठीक है। डायमेंशन इसका भी एल ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा, अच्छा, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल पाथ। और यहां एक पॉइंट लिख लो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल पाथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया ना कि आप ए से बी तक गए, ठीक है, आप यहां से सी होके बी पर गए, ठीक है, तो आपने ये रास्ता ट्रैवल किया, ठीक है, ये रास्ता ट्रैवल किया आपने। तो जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो डिस्टेंस में आपने ये वाला लेंथ भी लिया है और ये वाला लेंथ भी लिया है, इन दोनों का टोटल लिया हुआ है, ठीक है। यानी यहां से जितना पाथ ट्रैवल किया आपने, चाहे कहीं से भी घूम फिर के कहीं से भी जाके वहां पे पहुंचे हो, तो आपको पूरे रास्ते का लेंथ टोटल करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलता है। तो डिस्टेंस आपको पूरे पाथ का इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया ना, आप कैसे भी घूम फिर के जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट सीधा इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस दे देता है, ठीक है। तो वो तो आपको इतना ही लेंथ बता रहा है ना, उसने आपको एक्चुअल पाथ का इंफॉर्मेशन दिया क्या? नहीं, आप ए से सी गए फिर भी गए, उसमें डिस्प्लेसमेंट में वो चीज कवर ही नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, रास्ते से कोई मतलब नहीं होता डिस्प्लेसमेंट में, सिर्फ ये पॉइंट और जहां पहुंचे हो वो पॉइंट, वही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसलिए इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल पाथ। क्लियर है? और एक चीज और ये कि अच्छा यहां पर लिखना रहेगा, इट कैन बी
सेम और, या सेम नहीं, इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी स्मॉल और इक्वल, इट कैन बी स्मॉल और इक्वल टू द पाथ लेंथ, या एक्चुअल पाथ लेंथ, या फिर बोलो सेम टू द डिस्टेंस। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका था थोड़ा सा अलग, मतलब इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे। देखो होता क्या है कि अगर कोई एक स्ट्रेट पाथ पर आप जा रहे हो ए से बी तक, ठीक है, ये है यहां पर 50, 100, 150 और 200, ठीक है, बी आपका 200 मीटर पर है। क्लियर है? अब यहां ए से बी गए और बी से ये वाला पॉइंट हमारा सी यहां पर आए, ठीक है, ए से बी गए और वापस इसे सी पर आए, ठीक है। तो अगर ए से बी की बात की जाए, खाली हम ए से बी तक गए हैं, अभी सी तक मत आओ, खाली ए से बी तक गए आप, ठीक है, यहां तक गए, अभी सी मत आओ। तो इस केस में आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है आपका, यहां से यहां पहुंचे, ठीक है, एक्चुअल बात यही आपका, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितना हुआ, यहां से यहां तक पहुंचे आप। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का स्ट्रेट पाथ, है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 मीटर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 200 मीटर है। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, इट कैन बी स्मॉल और इक्वल टू द डिस्टेंस। क्या है यार ये, ठीक है, तो ये डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के। अच्छा, अब अगर आप यहां से यहां गए और वापस यहां पर आ गए, ठीक है, तो इस केस में आपका डिस्टेंस कितना होगा, यहां से जाने का 200 और वहां से वापस इधर 50, यानी कि 200 प्लस 50, यानी कि कितना, 250 मीटर आया। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का ही जो गैप है वो, यानी कि कितना, 150 मीटर। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है फॉर सेम पाथ, फॉर सेम पाथ, या सेम पाथ या सेम जर्नी बोलो, एक ही पाथ के लिए, सेम पाथ मत बोलो, सेम जर्नी बोलो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने सेम जर्नी की ना, यहां से वापस आ गए जाके, तो जब अगर इस केस में आपने डिस्टेंस मेजर किया तो आपको 250 मिल रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, सिर्फ 150 मिल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट कम मिल रहा है। अच्छा, जब आपने सीधा सीधा ट्रैवल किया था खाली ये वाला, ठीक है, तो इस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम मिल रहा था, सेम ही जर्नी के लिए, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं होगा डिस्टेंस से, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। क्लियर है ना। अपन ने छोटी क्लास में ये चीज पढ़ी हुई है यार, कोई नया नहीं है। और अगर यहां से जाकर वापस आ गए, ठीक है, यहां से जाकर वापस आ गए तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ये भी पता है अपन को, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होता, डिस्टेंस जाने का 200 आने का 200, यानी कि टोटल 400 हो जाएगा डिस्टेंस, है ना। पढ़ा नहीं चीज़ हमने, तो वही चीज़ थोड़ा सोचा कि चलो थोड़ा सा रिकॉल कर दें। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, लल्लू लल्लू सा टॉपिक था, कोई अनोखा नहीं था, चैप्टर बहुत ईजी है, मैंने पहले ही बताया आपको। आगे भी बहुत सी चीज़ें ऐसे पढ़ोगे जो आपको पता है, बस थोड़ा डिटेल में जाना है, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा करो वेट, और जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है, अच्छा बुरा, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। कुछ भी आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में मेंशन करो, तो मैं उसे अगले वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा। और अगर थोड़े थोड़े डाउट्स कई वीडियोस में निकलते हैं तो उनको हम कोलैबोरेट करके एक फाइनल वीडियो बना देंगे, जिससे पूरा डाउट सेशन ही लगा देंगे, राइट, पूरा डाउट एक्सप्लेन कर लेंगे उसमें। हर पॉसिबिलिटी है, देखो चैनल पर बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दूंगा, बिल्कुल दूंगा, जो भी इशू होगा प्लीज़ डिस्कस करिए। और 2 वे कम्युनिकेशन, एजुकेशन जो भी है ना, टीचिंग जो होता है ना, वो 2 वे कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स का टीचर के साथ, मतलब जो टीचर मैसेज भेज रहा है स्टूडेंट्स को और जो स्टूडेंट्स टीचर को मैसेज देना चाहते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी एक की तरफ से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई, टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं या स्टूडेंट्स अपनी डाउट्स टीचर के पास नहीं रख पा रहे हैं, तो वहाँ फिर एजुकेशन बराबर नहीं हो पाती। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि सब चीज़ों पे फोकस करोगे और मन लगा के पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ मैं जा रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है मुझे ये पता करना है कि उस दिन रसोड़े में कौन था। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो। तब रसोड़े में कौन था, यहाँ कौन था।